नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे काव्य के ऊपर, है ना। काव्य के प्रकार, उनके भेद और उनके जो उदाहरण हैं उनको देखेंगे। काव्य के भेद देखने से पहले कुछ फैक्ट देखना अनिवार्य है। हम पहले उनको देखेंगे, उसके बाद उनके प्रकार व उनके भेद को देखेंगे। काव्य के अंतर्गत कुछ फैक्ट हैं, आइए देखते हैं उनको। भाषा के माध्यम से जीवन की मार्मिक अनुभूतियों की कलात्मक अभिव्यक्ति को साहित्य कहा जाता है। यानी साहित्य किसे कहा जाता है? जो जीवन की मार्मिक अनुभूतियाँ होती है ना, या कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। यह अभिव्यंजना हमें गद्य और पद्य दोनों रूप में मिलती है। काव्य, कविता, पद्य साहित्य की वह विधा है, यानी कि काव्य, कविता, पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि जो आपका काव्य होता है, कविता होता है या पद्य होता है या साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव या मन के भावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बंधी होती है। यानी कि जो कविता है उसका क्या अर्थ होता है? उसको हम कह सकते हैं कि जो कवि होते हैं उनकी जो रचनाएं होती है वह छंद के रूप में विधिवत रूप से एक श्रृंखला में बंधी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। काव्य वह वाक्य रचना है जिसमें चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो। यानी कि काव्य वह रचना है जिसमें हमारा मन किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो जाता है, अर्थात वह कला जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यानी कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यह इन्होंने जो काव्य है उसकी परिभाषा दी है और उसका अर्थ होता है रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यानी कि जिस वाक्य को पढ़ने से आपको आनंद आए वही काव्य है। काव्य के प्रकार, काव्य के 3 प्रकार हैं। यानी कि विश्वनाथ ने क्या बताया है कि किसी भी वाक्य को पढ़ने पर आपको जो आनंद उत्पन्न होगा वही काव्य है ना। इसके अनुसार काव्य जो है 3 प्रकार के हैं। एक है आपका ध्वनि, गुणीभूत व्यंग और चित्र। यानी कि ध्वनि का मतलब ये है कि जो बोला जाता है अगर उससे आपको आनंद मिलता है तो होगा आपका ध्वनि। एक होता है व्यंग और एक चित्र, चित्र के माध्यम से। तो ये होते हैं आपके काव्य के प्रकार। तो इनको देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो ध्वनि होती है वह किस प्रकार या इसमें क्या प्रधान होता है ना। ध्वनि वह है जिसमें शब्दों से निकले हुए अर्थ की अपेक्षा छिपा हुआ अभिप्राय या अर्थ प्रधान होता है। यानी कि इसमें जो व्यंग होता है आपका वह प्रधान होता है, जबकि जो गुणीभूत व्यंग है इसमें जो व्यंग होता है वह क्या होता है? गौण होता है। यानी कि ध्वनि में आपका व्यंग प्रधान होगा और गुणीभूत व्यंग में आपका व्यंग जो होगा वह गौण होगा। अब है चित्र। चित्र या अलंकार वह है जिसमें बिना व्यंग के चमत्कार होता है। यानी कि देखो, चित्र क्या है? एक अमूर्त चीज़ है। यानी कि आप उसको देखोगे और आपको अगर मज़ा आ रहा है तो ना तो उसमें किसी व्यंग की ज़रूरत है ना किसी वाच्य की ज़रूरत है, आपको यूं ही मज़ा आ रहा है, वह होता है आपका चित्र। यानी कि इसमें क्या होता है? बिना व्यंग के ही मज़ा आता है, बिना अलंकार के ही मज़ा आता है ना। वह होता है आपका चित्र। अब काव्य के भेद देखेंगे।
काव्य के भेदों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका स्वरूप के आधार पर और एक होता है आपका शैली के आधार पर। शैली के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। स्वरूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका श्रव्य काव्य और एक है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य को दो भागों में बांटा गया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, महाकाव्य, आख्यानक गीत और खंड काव्य। मुक्तक काव्य को दो भागों में बांटा गया है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। और आपका जो गेय मुक्तक है उसको दो भागों में बांटा गया है, गीत और प्रगीत। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम के माध्यम से पूरे काव्य के भेद समझे हैं। अब इनका हम विस्तृत चर्चा करेंगे। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका काव्य के भेद हैं वह दो भागों में बटे हैं, स्वरूप के आधार पर या रूप के आधार पर, और एक है शैली के आधार पर। शैली के आधार पर तीन, पद्य, गद्य और चंपू। जबकि स्वरूप के आधार पर दो भाग हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। फिर श्रव्य काव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य को तीन भागों में, महाकाव्य, आख्यानक गीत और खंड काव्य। और जो मुक्तक काव्य होता है इसको दो भागों में, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। जो गेय मुक्तक है वह दो भागों में डिवाइड है, एक है गीत और दूसरा है प्रगीत। आइए अब इनकी एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे श्रव्य काव्य, यानी कि स्वरूप के आधार पर जो आपके काव्य भेद हैं उनको देखेंगे। श्रव्य काव्य, इसमें गद्य, पद्य और चंपू काव्यों का समावेश किया जाता है। यानी जो आपका श्रव्य काव्य होता है इसमें गद्य, पद्य और चंपू, यानी कि ये कौन से शैली के आधार पर जो आपके भेद हैं उनका क्या किया जाता है, इसमें समावेश किया जाता है। जैसे रामायण, महाभारत, ये इसके एग्जाम्पल श्रव्य काव्य के। दृश्य काव्य, इसको रूपक भी कहते हैं। रूपक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे देखकर, यानी कि श्रव्य काव्य को तो सुनकर आनंद लिया जाता है, लेकिन जो दृश्य काव्य है इसको देखकर और सुनकर क्या किया जाता है, रसवादन होता है। यानी कि हमारी आँखों द्वारा जो रसवादन होता है, इसलिए इसको रूपक काव्य भी कहा जाता है। यानी कि जिसको देखकर और सुनकर मज़ा आता है वो होता है आपका दृश्य काव्य। और श्रव्य काव्य को सिर्फ आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। प्रबंध काव्य, इसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं भी नहीं टूटता है और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती है। यानी कि जो आपका प्रबंध काव्य होता है इसमें क्या होता है कि जो आपकी काव्य है उसमें जो कथाएं होती है वह क्रमबद्ध रूप में चलती रहती है। यानी कि ऐसा नहीं कि बीच में इधर से उधर मोड़ दिया उसको, नहीं, ऐसा नहीं। और जो आपकी जो गौण कथाएं होती है वो उसको सहारा देने के लिए सहायक बनकर आती है। ये होता है आपका प्रबंध काव्य। एग्जाम्पल के रूप में रामचरित्र मानस, इसमें घटना और चित्रों का महत्व, चरित्र का महत्व होता है। किस किस का? घटना और चरित्र का। किसमें? प्रबंध काव्य में। और जो गौण कथाएं होती हैं या बीच बीच में आकर इसको सहारा प्रदान करती है, तो ये होते हैं आपका प्रबंध काव्य। अब आता है महाकाव्य और खंड काव्य। ये डायग्राम में मैंने पहले ही बता दिया किस किस के पार्ट हैं, है ना। जो महाकाव्य होता है आपका और खंड काव्य होता है, हम इसमें अंतर देखेंगे और इनके उदाहरणों को भी समझेंगे कि कौन कौन से महाकाव्य के उदाहरण हैं और कौन से खंड काव्य के उदाहरण हैं। महाकाव्य क्या होता है? इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवनी या कथा का अधोपांत वर्णन होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी भी महापुरुष का आदि से लेकर अंत तक, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक पूरा वर्णन होता है, वह होता है आपका महाकाव्य। और खंड काव्य में क्या होता है? इसमें
किसी महापुरुष या ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाओं का सिर्फ एक भाग का ही वर्णन होता है। इसका जो नायक होता है वह धीरोदत्त होना चाहिए, है ना। और जो आपका खंड काव्य है, इसका जो कथा वस्तु होती है वो कैसी होती है, काल्पनिक होती है। और जो महाकाव्य होता है इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं तथा सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। सर्ग के अंत में अगले अंक की सूचना होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो आपका महाकाव्य होता है उसमें या तो 8 या 8 से अधिक सर्ग होंगे, है ना। और इसमें जब सर्ग अंत में खत्म होगा छंद परिवर्तन पर, तो इसमें क्या होगा कि अगले पार्ट यानी कि अब कहानी में क्या आने वाला है इसकी सूचना भी यह देता है। और जो आपका श्रृंगार, वीर और शांत रस में से किसी एक की प्रधानता होती है इसमें। यानी जो महाकाव्य होता है उसमें किस किस की प्रधानता होती है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता होगी या वीर रस की या शांत रस की प्रधानता होगी। हमने रसों का एक टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ना। आप प्लेलिस्ट में जाकर रस को विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसमें संध्या, सूर्य, रात्रि, चंद्र आदि सभी का प्राकृतिक दृश्य या इनका आदि का जो चित्रण किया जाता है, यानी कि इसमें जो प्राकृतिक चित्रण होता है कुल मिला के वह किया जाता है और ये विस्तृत होता है। जाहिर सी बात है कि जब इसमें किसी पुरुष या ऐतिहासिक घटना, है ना, पौराणिक कथा का आदि से लेकर प्रारंभ से लेकर अंत तक जब वर्णन होगा तो यह क्या विस्तृत होंगे, है ना। और अनेक छंदों का प्रयोग भी इसमें होगा और पात्रों की संख्या भी ज़्यादा होगी। लेकिन खंड काव्य में क्या होता है कि इसमें किसी एक पार्ट का वर्णन होता है और इसमें 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। और जो कथा वस्तु होती है वह कैसी होती है, काल्पनिक होती है। और इसमें जो प्राकृतिक दृश्य है ना, उसका चित्रण जो होता है देश काल के अनुसार होता है, यानी कि वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है उसके अनुसार इसमें वर्णन होता है। और जो ये होता है ये ज़्यादा विस्तृत नहीं होता है, संक्षिप्त होता है और इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है ना। इसमें क्या होता है, एक ही छंद का प्रयोग होता है और पात्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब कुछ महाकाव्य और उनकी रचनाएं देखेंगे, उसके बाद खंड काव्य और उसकी रचनाओं को भी हम देखेंगे। अभी हमने इनमें अंतर देखा क्या क्या होता है। इसके बाद अब महाकाव्य जो हैं आपके, इसमें पृथ्वीराज रासो यह आपका महाकाव्य है। इसकी रचना की है आपके चंद्रवरदाई ने। पद्मावत जो अवधी भाषा में लिखा गया है ना, इसकी रचना की है जायसी ने। और जो पद्मावत है यह अवधी भाषा में लिखा गया है और यह किस प्रकार का काव्य है, प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस यह भी अवधी में लिखा गया है और प्रबंध काव्य है ना। और जो रामचरितमानस है इसकी रचना किसने की है, तुलसीदास ने की है और इसमें 7 खंडों में यह विभाजित है। यानी कि यह एक अपवाद है, जबकि महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक खंड या सर्ग होने चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें कितने हैं, 7 हैं। रामचंद्रिका यह केशवदास ने इसकी रचना की है और जो केशवदास हैं यह रीतिकालीन कवि हैं। साकेत जो हैं इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास इसके रचनाकार हैं हरिओत। कृष्णायन इसके रचनाकार द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं। ये द्वारिका प्रसाद मिश्र ने जो ये महाकाव्य लिखा था 1942 में जेल के अंदर लिखा था। कामायनी इसकी रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद और इसमें कितने 15 सर्ग हैं। सुरसागर इसमें जो सूरदास जी हैं इन्होंने इसकी रचना की है। हेमतरंगिनी इसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हमारा कामायनी के बाद आएगा आपका सुरसागर। कौन सा, सुरसागर। सुरसागर जो है
इसकी रचना की है सूरदास ने। हिम तरंगिणी, इसकी रचना की है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। इसके बाद है आपका उर्वशी। उर्वशी जो महाकाव्य है, इसकी रचना रामधारी सिंह जी दिनकर। उर्मिला की बालकृष्ण शर्मा नवीन। तारक वध की रचना गिरिजा दत्त शुक्ल, जिन्हें गिरीश भी कहा जाता है। लोकायतन, इसके रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। तो ये जितने भी महाकाव्य हैं आपके, इनके रचनाकारों को हमने देख लिया। इसके अलावा हम कुछ संस्कृत के महाकाव्यों को भी देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। इसमें है महाभारत जो है आपका, यह महाकाव्य, इसकी रचना की है वेदव्यास जी ने और लेखक हैं इनके गणेश जी, है ना। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। रामायण, इसके रचनाकार वाल्मीकि और यह त्रेता युग में इसकी रचना हुई है और इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं आपके। जो रामायण है आपका, इसको 7 कांड में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? बाल्यकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। युद्ध कांड जिसको लंका कांड भी कहा जाता है और अंतिम है उत्तराकांड, उत्तराकांड। तो ये हैं आपके महाभारत और रामायण। इसके अलावा भट्टिका काव्य भी है आपका। जो भट्टिका काव्य है, इसका वास्तविक नाम क्या है इस काव्य का? रावण वध। क्या नाम है? रावण वध। फिर नेक्स्ट है पद्मगुप्त बुद्ध चरित्र। इसकी रचना किसने की है? अश्वघोष ने की है। इसमें 28 सर्ग हैं। इसमें 14 सर्ग तक तो बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं, यानी कि जो बुद्ध चरित्र है इसमें पूरे बुद्ध के जीवन का वर्णन है आपका। इसमें से जो हैं आपके 14 जो सर्ग हैं, इसमें तो उनके जन्म से बुद्धायत प्राप्त करने तक वर्णन है है ना। और उसके बाद फिर अलग अलग घटनाएं इसमें चित्रित हैं। उसके बाद हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो है आपका, इसके रचनाकार हैं बाणभट्ट। किरातार्जुनीयम के हैं भारवी। नैषधीय चरित्र के श्रीहर्ष। रघुवंशम के कालिदास, है ना। और जो रघुवंशम जो महाकाव्य है कालिदास द्वारा रचित, इसमें रघुकुल का जो इतिहास है उसके बारे में बताया गया है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। कुमार संभवम, इसके रचनाकार भी कालिदास हैं। इसमें 17 सर्ग हैं। इसमें कालिदास ने 8 सर्ग तक ही रचना की है, यानी कि 17 सर्ग हैं जिसमें से कालिदास ने कितने तक किए? 8 सर्ग तक ही किए। उसके बाद में फिर दूसरे जो कवि हैं उन्होंने इसमें रचना की है। शिशुपाल वध, इसके रचनाकार हैं आपके माद और इसमें कितने हैं? 20 सर्ग हैं। तो इस तरह से हमने देखा हिंदी और संस्कृत दोनों के महाकाव्यों के बारे में देखा, उनके सर्गों के बारे में चर्चा की, उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में भी चर्चा की। एक बार में पूरे हिंदी और संस्कृत दोनों के महाकाव्यों के नाम बता देता हूँ आपको, है ना। उनको ध्यान से सुनिए और इनके जो रचनाकार हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। महाकाव्य के नाम में पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत, प्रियप्रवास, कृष्णायन, कामायनी, सूरसागर और हिम तरंगिणी। इसके अलावा उर्वशी, उर्मिला, तारक वध, लोकायतन, ये हैं मुख्य महाकाव्य हैं आपके हिंदी के। और इसके बाद संस्कृत के जैसे महाभारत, रामायण, भट्टिकाव्य, पद्मगुप्त, बुद्ध चरित्र, हर्ष चरित्र, किरातार्जुनीयम, है ना, नैषधीय चरित्र, रघुवंशम, कुमार संभवम, शिशुपाल वध। इनसे कभी कभी क्या होता है, सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कौन सा महाकाव्य है, कौन सा खंड काव्य। या तो एग्जाम्पल में 3 महाकाव्य दे देंगे, एक खंड काव्य दे देंगे, है ना। इस तरह से कुछ भी हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों के ही महाकाव्यों को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है आपका खंड काव्य। खंड काव्य कौन कौन से हैं? पंचवटी, है ना। पंचवटी, इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कुरुक्षेत्र,
इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। जयद्रथवध, इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। सुदामा चरित्र, इसके रचनाकार हैं आपके नरोत्तम दास, है ना। इस तरह से जो आपके ये मुख्य खंड काव्य हैं इनको ध्यान रखना है आपको। पंचवटी, कुरुक्षेत्र, जयद्रथवध और सुदामा चरित्र। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अब मुक्तक काव्य के ऊपर। ये हो गया आपके महाकाव्य खंड काव्य का काम समाप्त हो गया। इसके बाद मुक्तक काव्य को देख लेते हैं। इसमें केवल एक ही पद या छंद स्वतंत्र रूप से किसी भाव या रस अथवा कथा को प्रकट करने में समर्थ होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ना तो इसमें खंड काव्य और ना आपका महाकाव्य, है ना, इन दोनों का ही समावेश बोल सकते हैं, या दोनों का ही, इसमें कोई समय सीमा नहीं होती है। इसमें जो चाहें वो आप कर सकते हो, है ना। जैसे गीत, कवित, दोहा आदि ये सब क्या हैं, मुक्तक होते हैं, है ना। इसमें कथा सूत्र आवश्यक नहीं है। दो उदाहरण लिखे हैं मैंने यहाँ पर मुक्तक काव्य के, और बहुत ही फेमस काव्य हैं ये। जैसे जूही की कली, जूही की जो कली है इसके रचनाकार हैं आपके निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इन्होंने इसकी रचना की है किसकी, मुक्तक काव्य की, और इसको जूही की कली को मुक्तक काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। मधुशाला, यह भी एक आपका मुक्तक काव्य है, और इसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन जी हैं, है ना। प्रबंध काव्य जो हैं इसके अंतर्गत ही आपका आख्यानक गीत आता है। तो आख्यानक गीत के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रंग में भंग, यह आपका आख्यानक गीत हैं। इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। झांसी की रानी, इसके रचनाकार है सुभद्रा कुमारी, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखते हैं शैली के आधार पर जो काव्य हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम स्वरूप के आधार पर जितने भी थे उनको देख लिया है। महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, दृश्य काव्य, जितने भी टोटल थे। अब देखते हैं हम गद्य के आधार पर। गद्य का मतलब क्या होता है, पद्य का मतलब क्या होता है, और चंपू का मतलब क्या होता है, इन तीनों को हम समझेंगे। जो गद्य काव्य होता है आपका, किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया कि किसी कथा का वर्णन क्या हो, गद्य में किया जाए, वो आपका गद्य काव्य। और अगर पद्य में किया जाए तो होगा आपका पद्य काव्य। और जो आपका चंपू काव्य होता है इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिक्स या मिला जुला रूप होता है। जो आपका गद्य काव्य है इसका एग्जाम्पल है कामायनी, जिसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, और पद्य काव्य का एग्जाम्पल है गीतांजलि, है ना, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब जो आपका गद्य और पद्य में मूलतः अंतर क्या होता है, इसको पहचानेंगे कैसे, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो आपका गद्य होता है, यानी कि लेखक किसे कहा जाता है और कवि किसे कहा जाता है, यह इसी से ही हमें पता चलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर गद्य जो लिखेंगे उनको क्या कहा जाएगा, लेखक कहा जाएगा, है ना अंतर इसमें। यानी कि जो गद्य लिखेगा उसे क्या कहा जाएगा, लेखक कहा जाएगा, और जो पद्य लिखेगा उसे क्या कहा जाएगा, कवि कहा जाता है। और जो आपका गद्य होता है एक पैराग्राफ के रूप में होता है ना, आपठित गद्यांश जो पूरा पैराग्राफ होता है उसमें होता है। लेकिन जो आपका पद्य होता है वह पंक्तियों में या चरणों में कविता के रूप में होता है। गद्य में जो है प्रासंगिक कथाएं नहीं होती है, और जबकि जो आपका पद्य होता है, यानी कि इसमें प्रासंगिक का मतलब जो प्रसंग संदर्भ जो होते हैं वह मूलतः इसमें उपस्थित होते हैं, जबकि इसमें प्रासंगिक नहीं होती है, इसमें सीधी व्याख्या ही होती है। उसके बाद जो गद्य होता है आपका उसमें मानवीकरण नहीं होता है, जबकि पद्य में मानवीकरण होता है। नेक्स्ट, इसमें यति, गति तथा मात्राओं की गणना का ध्यान नहीं रखा जाता है। अच्छा, इसमें यति क्या है, गति क्या है, मात्राएं किस प्रकार गिनी जाती है, या वर्ण किस प्रकार गिने जाते हैं, इसका एक वीडियो
हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें छंद में हमने पूरा इस पर विस्तार से चर्चा की है। गति किसे कहते हैं, यति किसे कहते हैं, और मात्राओं को किस प्रकार गणना करना है, वर्ण की किस प्रकार गणना करना है। आप प्लेलिस्ट में जाकर छंद के टॉपिक में आप इन्हें देख सकते हो, है ना। जो अब आगे बढ़ते हैं पद्य में। पद्य क्या होता है, इसमें यति, गति तथा मात्राओं की जो गणना होती है उनके ऊपर, वर्णों पर क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, पद्य मतलब क्या होता है, गद्य का मतलब ये होता है कि जो गद्यांश होते हैं आपके वो आ जाएंगे, और पद्य में पद्यांश आ जाएंगे, और जो पद्य होते हैं इनको गाया जाता है, यानी कि जो गद्य होते हैं इनको गाया भी जाता है, और पद्य को गद्य को पढ़ा जाता है और पद्य को गाया जाता है। तो ये था आपका बेसिक अंतर गद्य और पद्य में। तो इस तरह से हमारा ये काव्य का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। इसमें हमने प्रकार देखे हैं, अच्छे से इनके एग्जाम्पल देखे हैं। अगर वीडियो समझ में ना आए या कुछ कन्फ्यूजन हो तो इसको 1 या 2 बार ज़रूर देखें। अगर उसके बाद अगर कुछ समस्या आती हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।